अगर हम यहाँ पे गौतम बुद्ध की बात करें या फिर हम वेस्ट में जाएं तो सोक्रेटिस की, प्लेटो की बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे तो इंडियन ट्रेडिशन में कोई फिलोसोफर हुआ ही नहीं बुद्धा के बाद में, कोई नहीं हुआ। उसके बाद में आप जितने भी फिलोसोफर की बात करेंगे, चाहे विवेकानंद की बात करें, चाहे शंकराचार्य की बात करें, किसी की बात करें, उन्होंने वही जो पुरानी फिलोसफी है जो वेद में, उपनिषद में, गीता में दी है, उसी को रिसाइकिल किया उन्होंने। लॉजिक के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, डिडक्टिव लॉजिक है, इंडक्टिव लॉजिक है, और उसके बाद में फिर लॉजिकल फैलेसीज, क्योंकि लॉजिकल फैलेसीज वो होती हैं जो हमारा जो इंसेंटिव सिस्टम है जो बचपन से हमारे एजुकेशन सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो क्या होता है कि वो हमें क्वेश्चन करने की हमें आज़ादी नहीं देता। अगर आप कॉर्पोरेट में भी आप देखिए तो जितने भी टॉप कॉर्पोरेट्स हैं इंडिया का, कोई कॉर्पोरेट है, मुझे तो कोई भी कॉर्पोरेट नहीं पता है, एक भी बताइए इंडिया का प्रोडक्ट जो है जो कि वर्ल्ड में बिकता हो। तो उसका कारण यही है कि हम बच्चों के अंदर ये चीज हमें बचपन से मेरे ख्याल से डालने की जरूरत है कि वो चीजों को क्वेश्चन करें। जैसे मान लीजिए धर्म ग्रंथों में, किताबें में जो चीजें लिखी हुई हैं कि आत्मा होती है, परमात्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, बट अगर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ गई तो क्या रिलीजन सरवाइव कर पाएगा? I think from what I understand is you have been at all the right positions, at the best places, doing all the right things, all the IITs under your name, like everything, you know, ideal jo what one aspires for, you've been there, done that. Then comes the Indian Critical Thinking Foundation. No, it's not something which has come in one go. It's a very long process. Actually क्या हुआ था कि जब मैं सिविल सर्विसेज में था, जब मैं एक IRS ऑफिसर था, तो हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया कोरा के बारे में। और कोरा वाज बेसिकली क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म, उसमें बड़ा पॉपुलर हुआ करता था 2015-16 के आसपास। हाँ, बहुत पॉपुलर था। तो उस पर मैंने लिखना शुरू किया। तो उसमें एक दो लोग थे जो बहुत पॉपुलर थे, एक थे रोमन सैनी और एक गौरव मुंजाल, जो कि बेसिकली अन अकेडमी को, जिन्होंने बाद में अन अकेडमी सेटअप किया, दे वर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। उनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल था, उस पर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड डालते रहते थे। रोमन सैनी वॉज अ लीजेंड इन द सेंस दैट वो एम्स का डॉक्टर था, 16 साल 17 साल में एम्स में चला गया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने IAS में 18th रैंक आया, IAS बन गया वो फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उसके बाद में फिर क्या किया कि उसने सिविल सर्विसेज से क्विट कर लिया, अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी, उसने IAS से रिज़ाइन कर दिया। और फिर उसका फ्रेंड था गौरव मुंजाल, जिसके साथ में उन्होंने अन अकेडमी बनाई। और अन अकेडमी धीरे धीरे करके काफ़ी ग्रो करी, लेकिन उस समय जैसे स्टार्ट हो रही थी वो। और फिर इसने मुझे, रोमन सैनी ने कहा कि आप जो है वो इसमें कुछ वीडियो बना सकते हैं, कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। उससे मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ, बिकॉज आई वॉज गेटिंग पॉपुलर इन कोरा, सो ही इंटरेक्टेड विथ मी। और फिर उसने कहा कि सर आप जो है कुछ इसमें एथिक्स का कोर्स बना दिए, क्योंकि एथिक्स पे बहुत सारे टीचर्स नहीं है। ये एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था सिविल सर्विसेज में 2013 में। तो वहाँ पे जाके फिर एक जो इम्पोर्टेंट चेंज ये हुई कि चूंकि मैं वहाँ पे एथिक्स का पेपर पढ़ाता था, तो एथिक्स जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। और फिलोसफी में फिर मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि वो मुझे स्क्रैच से पढ़ना था, पूरा शुरू से मैंने उसको पढ़ा। और फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट फिलोसफी पे स्टार्ट हुआ। और फिलोसफी में फिर मैंने जितने भी वर्ल्ड के टॉप फिलोसोफर्स हैं, जितनी बुक्स हैं, एरिस्टोटल से लेके प्लेटो, कांत, जो भी आप नेम करें, सभी मैंने पढ़ी। और फिर वहाँ से मेरा ओरिएंटेशन चेंज हुआ, और वहाँ से फिर मैं स्पिरिचुअलिटी से बेसिकली शिफ्ट होकर के रैशनैलिटी पे आ गया। और फिर धीरे धीरे करके ये क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हुई। क्रिटिकल थिंकिंग का आइडिया बेसिकली 2-3 साल से हमारे दिमाग में आना शुरू किया। और उसका जो बेसिक रीज़न था मैं आपको बताता हूँ। उसका जो बेसिक रीज़न ये था कि मैंने ये देखा कि बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, बहुत धार्मिक लोग होते हैं। मेरे अपनी फैमिली में सभी लोग बहुत रिलीजियस है, मेरी वाइफ भी रिलीजियस है, पेरेंट्स भी हैं, सभी लोग हैं। और वो ऐसी बहुत सारी बातों पे विश्वास करते हैं जिसका कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लॉजिक नहीं है। और फिर उसका एक और रिपरकशन ये होता है कि बहुत सारे लीडर्स हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे आपको मालूम ही है BJP है या बाकी पार्टीज हैं, बिल्कुल, वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो रिलीजन को एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ क्या होती है कि मैंने एक चीज़ ये देखी कि जब रिलीजन एक बड़ा सेंसिटिव और इमोशनल इशू होता है, और फिर क्या होता है कि इसीलिए आपने देखा होगा जो रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं या योगी जी हैं,
तो जो लोग भी इनके साथ में उनको पसंद करते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं, मतलब उनको समझ लीजिए कि उनसे बड़ा कोई लीडर ही नहीं हुआ, और कोई भी बात उनके खिलाफ में सुनना नहीं चाहते। और वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल नापसंद करते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बेसिकली दो तीन चीज़ें आई कि काफ़ी एक तो ऐसा होता है कि किसी भी एक ही पर्सन के लिए या एक ही इशू पे, जैसे रिलीजन का ही ले लीजिए, क्यों इतने डाइवर्स व्यूज़ होते हैं, क्यों एक आदमी इतना पसंद करता है, एक आदमी बिल्कुल नहीं पसंद करता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं वो बुरे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं और बहुत बुरे काम भी करते हैं। आप देखिए जो टेररिस्ट होते हैं वो भी बहुत वो रिलीजियस माइंडसेट के होते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर हमें ये लगा कि क्यों लोग विश्वास करते हैं ना, और फिर क्यों लोग लॉजिक नहीं समझते हैं, रीज़न नहीं समझते हैं, और उसके बाद में भी फॉलो करते चले जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ये कोई ऐसा रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। आप देखिए आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे जो लोग कम्युनिज्म को बात करते हैं या कैपिटलिज्म की बात करते हैं या फिल्म स्टार्स की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तो हर एक आदमी जो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है किसी भी चीज़ के साथ में, फिर वो उस चीज़ की नेगेटिव चीज़ों को नहीं देख सकता, हाँ। है ना। तो ऐसा क्यों होता है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। आज आप देखिए हमारे देश में और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक रिलीजन इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर रीज़न फॉर दैट, और उसी तरीके से आइडियोलॉजी दूसरा रीज़न है। अगर आप देखें कोल्ड वॉर के बारे में बात करें तो वो आइडियोलॉजिकल वॉर था बेसिकली, जो कम्युनिस्ट और फ्री वर्ल्ड के बीच में था। आज रिलीजन एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके पहले अगर आप जाइए तो नाजिज़म जो है वो इटसेल्फ में एक अपनी फिलोसफी थी जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड वॉर हुआ, आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने सोचा कि किस तरीके से हम इसको लॉजिकली सोचें, और क्योंकि आप देखिए अभी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे सदगुरु जी हैं या फिर जावेद अख्तर हैं, जिनके आपने अगर कभी डिबेट देखी हो, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये दोनों एक दूसरे को जैसे समझते ही नहीं है। जो लोग रिलीजियस हैं वो उनको ऐसा लगता है कि ये जो एथीस्ट लोग हैं उनका कोई प्रिंसिपल नहीं है और उनको पता नहीं है, और वो दुनिया में लगे हुए मेटेरियलिस्टिक लोग हैं। और वहीं पे जो लोग रैशनल टाइप अपने को मानते हैं या वो समझते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं या स्टूपिड हैं, ये सारे वर्ड जावेद अख्तर साहब ने भी इस्तेमाल किए, दे स्टूपिड, दे डोंट नो, क्योंकि वो लोग लॉजिक नहीं समझ सकते। तो कैसे हम एक मीटिंग ग्राउंड एक करें, और ऐसा हम करें कि हम किसी चीज़ को ये ना समझें कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, बल्कि हम ये समझें कि हम किस तरीके से सच्चाई को जान सकते हैं। क्योंकि चाहे रिलीजन हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे साइंस हो, सभी का एक ही गोल है, और वो गोल है सच्चाई को पता करना। कोई भी आदमी, मैं ये मानता हूँ कि जानबूझ के झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो हम कैसे लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, या कोई ऐसी स्किल है जो अगर हमें मिले तो हम सच और झूठ का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को हम बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे धीरे धीरे करते करते फिर ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमारे इसमें आया, और फिर हमने क्रिटिकल थिंकिंग बहुत सारी स्टडीज़ की, और अभी मैंने क्रिटिकल थिंकिंग पे एक लास्ट ईयर एक फाउंडेशन बनाई, इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन, जो कि फिर यूट्यूब चैनल भी हमने स्टार्ट किया जिस पे मैं अपने वो वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल मेरा फोकस जो है वो है कि क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे हम इंडिया में प्रमोट करें, कैसे दुनिया में प्रमोट करें। आपने अभी तक जितना समझा है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, आपको क्या लगता है कि उसके बारे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग का इजाद आज तो हुआ नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग तो एज ओल्ड एज ह्यूमंस ही हो गई, राइट? बट ऐसा क्या है कि उसको हमको इसका ढूंढना पड़ रहा है, खोजना पड़ रहा है, शेप अप करना पड़ रहा है, और वो हमारा वे ऑफ लाइफ नहीं रही है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है, अगर हम पास्ट में जाएं तो गौतम बुद्धा की अगर आप बात करते हैं तो गौतम बुद्धा मेरे ख्याल से शायद दुनिया में पहले या मेजर उस ज़माने में बहुत सारे उनके कॉन्टेम्प्रेरी लोग हुए जो कि क्रिटिकल थिंकर थे। अगर हम यहाँ पे गौतम बुद्ध की बात करें, या फिर हम वेस्ट में जाएं तो सोक्रेटिस की, प्लेटो की बात करें, या फिर अगर हम चाइना में जाएं तो कॉन्फ्यूशियस की बात करें, ये सारे ऑलमोस्ट कॉन्टेम्प्रेरी टाइप हैं, मतलब जिन्होंने सभी लोगों ने ये हमें प्रमोट किया कि हमें रैशनल तरीके से चीज़ों को सोचना चाहिए। ये नहीं कि साहब आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है या आपके माता पिता ने बता दिया है या तो आपके लीडर कहते हैं उसको हम फॉलो करें, है ना। तो ये ऐसा नहीं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, और समय के साथ में ये सारी चीज़ें होती आई हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत सारे, और पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी अगर आप देखें
तो वो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग है। Yeah. क्योंकि अगर आप देखें तो सॉक्रेटिस इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, Yes. क्योंकि उसके पहले रिलीजन और फिलोसफी बेसिकली इंटरमिंगल्ड थे, और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आज भी इंटरमिंगल्ड है। इंडिया में अगर हम फिलोसफी की बात करते हैं तो हम फिर गीता की Religion में फिलोसफी चले की बात जाते हैं। करते हैं, वेदांत की बात करते हैं। यहाँ पे अभी भी रिलीजन और फिलोसफी इंटरमिंगल्ड है। लेकिन वेस्ट में जो है डिफरेंशिएशन शुरू हो गया था सॉक्रेटिस से। सॉक्रेटिस ने जो फिलोसफी का जो फादर उनको माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इसमें गॉड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो फिलोसफी उसके अंदर कोई गॉड या रिलीजन जैसी बात नहीं होगी। कोई भी आदमी मेरे थॉट्स को क्वेश्चन कर सकता है, किसी के थॉट को भी क्वेश्चन कर सकता है। इनफैक्ट एरिस्टोटल जो हैं, आपको पता होगा कि सॉक्रेटिस के जो स्टूडेंट थे प्लेटो थे, प्लेटो के फिर एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने अपने ही जो गुरु थे, जो प्लेटो थे, उनको और सॉक्रेटिस के बहुत सारे आइडियाज को क्वेश्चन किया। और उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि डियर इज प्लेटो बट डियर स्टिल इज ट्रूथ, कि प्लेटो तो बहुत डियर है लेकिन उनसे भी ज्यादा डियर है ट्रूथ। तो बेसिकली जो फिलोसफी है वो सारा, उसके बाद में सैकड़ों फिलोसफर हैं वेस्टर्न ट्रेडिशंस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे तो इंडियन ट्रेडिशन में कोई फिलोसफर हुआ ही नहीं बुद्धा के बाद में, कोई नहीं हुआ। उसके बाद में आप जितने भी फिलोसफर की बात करेंगे, चाहे विवेकानंद की बात करें, चाहे आप शंकराचार्य की बात करें, चाहे किसी की बात करें, उन्होंने वही जो पुरानी फिलोसफी है जो वेद में, उपनिषद में, गीता में दी हुई, उसी को रिसाइकिल किया उन्होंने, उसी को रीइंटरप्रेट किया। बट कोई भी नई फिलोसफी इंडिया में क्रिएट ही नहीं हुई। ठीक है, वेस्ट में तो क्रिएट हुई, हजारों फिलोसफर्स हुए, जिसमें दर्जनों फिलोसफर्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी यूनिक फिलोसफी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ. तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। तो सबसे पहले तो इस इशू को डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज है। हाँ. देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि जब आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन आती है, या आप मान लीजिए कोई भी थॉट है, आइडिया है, आइडियोलॉजी है, उसके बारे में जब आप कोई भी सुनते हैं उसके बारे में, तो आप कैसे उसको इवेल्युएट करें, क्रिटिकली एनालाइज करें, मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को जानें, और उसके बाद में आप देखें क्या सच है क्या झूठ है, और उसके बेसिस पे आप बेस्ट डिसीजन को लें। ये बेसिकली चीज़ें हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन सही होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत होती है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मिक्स होती है, जिसमें सच भी होता है, झूठ भी होता है। तो वहाँ पे हमें कैसे सच और झूठ का डिफरेंशिएट करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है और बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए। तो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग जब हमने स्टडी करना शुरू किया, तो हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप क्रिटिकली थिंक करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए लॉजिकल फैलेसी है। पहली बात तो ये कि आर्गुमेंट क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, साइंटिफिक टर्म्स में या मैथमेटिक्स के टर्म में, ये समझना पड़ेगा। अब हमें स्कूल्स में या कॉलेजेस में हमने तो आज तक कभी भी लॉजिक और लॉजिकल फैलेसीज के बारे में जाना नहीं, कैसे लॉजिक करते हैं। लॉजिक के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, डिडक्टिव लॉजिक है, इंडक्टिव लॉजिक है, और उसके बाद में फिर लॉजिकल फैलेसीज। क्योंकि लॉजिकल फैलेसीज वो होती हैं जो सुनने में सही लगती हैं, हमें लॉजिकल लगती हैं, लेकिन एक्चुअली वो लॉजिकल नहीं होती, वो गलत कंक्लूजन को ड्रॉ करती हैं, उनको लॉजिकल फैलेसी कहा जाता है। तो वो एक अपने में बहुत ही बड़ा एक ब्रांच है, बहुत सारी किताबें हैं उसको, जो अब अगर आप नहीं जानते हैं तो जितने भी आप देखेंगे, चाहे धर्म ग्रंथ हों, चाहे गुरुज हों, चाहे फिलोसफर, सब एक लॉजिक देते हैं। तो हमें ये तो पता होना कि कैसे हम सही लॉजिक को गलत लॉजिक से डिफरेंशिएट करें। तो लॉजिकल फैलेसी एक चीज़ हो गई। उसके बाद में एक होता है कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस जो है ये बहुत ही, ये एक मैं समझता हूँ कि एक नई स्ट्रीम टाइप से है, जो कि मेरे ख्याल से 40-50 साल पुरानी होगी, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। जो कि एक बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये डैनियल कोलमैन की बुक है। हाँ। और वो जो बुक है उसके अंदर उन्होंने हमारे ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको उन्होंने कहा सिस्टम 1 और सिस्टम 2। Okay. जो सिस्टम 1 है बेसिकली वो हमारा इंट्यूशनल थिंकिंग होती है, इमोशनल थिंकिंग, जो हमें इंस्टेंट, हम कोई भी अगर हमारे सामने कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम एक इंस्टेंट एक जजमेंट पे पहुंचते हैं, ये सही है गलत है, ये चीज़ें होती हैं। और सिस्टम 2 जो है वो लॉजिकल थिंकिंग है, जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और ये बुक बहुत ही, मतलब बहुत ही लैंडमार्क बुक है, और इस बुक की वजह से, इस काम की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, डैनियल कोलमैन साहब को। और ये इस बुक के बाद बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो कि हमें बताते हैं कि अगर हमारे सामने कोई भी चीज़ आती है तो हम फट से क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं, हमारे दिमाग में पहला थॉट क्या आता है, हम कैसे क्विक डिसीजन पे पहुंचते हैं, और फिर वो डिसीजंस कई बार क्यों गलत होते हैं, और फिर हम उस मिस्टेक को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव बायसेस जो है ये बहुत ही बड़ा फील्ड है।
जिसको आपको जानने की जरूरत है, कम से कम बेसिक्स को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक फिर आप इसको काउंटर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपनी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से जो कॉग्निटिव बायस है, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे एक बहुत ही बायस होता है जिसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, जो कि बहुत ही पॉपुलर बायस है कि हमें जब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए अगर हमें मान लीजिए 10 इंफॉर्मेशन की जरूरत है, 10 चीज़ें हमें पता करनी, मान लीजिए कोई कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है और हमें उसके 10 पैरामीटर्स को चाहिए कि भाई इसका करेक्टर क्या है, इसकी पास्ट क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता हो या 2 इंफॉर्मेशन अगर पता हो, तो आप सिर्फ उन 2 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले लेते हैं। अब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि जैसे इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जैसे मीडिया होता है, मीडिया में अगर आप देखेंगे तो अक्सर जो बुरी न्यूज़ होती हैं ज़्यादा आती हैं, बिल्कुल, है ना, और एक्सेप्शनल न्यूज़ ज़्यादा आती हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस सेइंग है जर्नलिज्म में, कहते हैं कि इफ़ अ मैन बाइट्स अ डॉग इट इज़ अ न्यूज़, बट इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन इट इज़ नॉट अ न्यूज़। मतलब अगर आदमी कुत्ते को काटता है तो वो एक न्यूज़ है, लेकिन अगर कुत्ता आदमी को काटता है तो न्यूज़ नहीं है। लेकिन आदमी तो कुत्ते को बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में काटेगा, लेकिन न्यूज़ वही छपती है। तो अब जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे 100 आदमी या 1000 आदमी जो कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, रेप नहीं किया, थेफ्ट नहीं किया, उनके बारे में कभी कहानी नहीं आती है। लेकिन एक बंदे ने कर दिया, उसके बारे में सारा पेपर आता है। तो मीडिया में हम अक्सर बुराई को ज्यादा देखते हैं, उसकी बेसिस पे बड़ा निगेटिव परसेप्शन बना लेते हैं। पॉलिटिशियन सारे क्यों होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज दैट इज अवेलेबिलिटी बायस। यही कॉग्निटिव बायस है। इसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, कि जब हम हमारे पास में अगर मान लीजिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने से पहले 10 इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो हमें अगर एक ही इंफॉर्मेशन मिल गई हम उसकी वजह से डिसाइड कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई 9 इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए। अब इसको हमें, अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो हम शिकार हो जाएंगे ऐसे न्यूज़ का। अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो मैंने आपको जैसे स्टेटिस्टिक्स बताए, अब जैसे मान लीजिए एयरलाइंस का एक्सीडेंट ले लीजिए, एक एक्सीडेंट हुआ, मुझे बहुत सारे दोस्त, अभी कल भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कहते साहब वो तो फ्लाइट में जाना ही बंद कर दिया उसने, ठीक है। अब लोग लॉजिकली इस बात को नहीं देखते भाई एयरलाइंस पे अगर आप एक्सीडेंट देखें, आपको शायद पता नहीं होगा, अगर पता भी हो तो रोज 400 लोग इंडिया में रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, रोज 400 लोग मरते हैं, ठीक है। और एयरलाइंस में अगर आप स्टैटिस्टिकली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि एयरलाइंस आर द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उससे सेफ कुछ नहीं है। आप यहाँ से बंबई मान लिया जा रहे हैं, आप रोड से जाते हैं तो शायद आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस 10 गुने ज्यादा है एज कम्पेयर टू आप एयरलाइन से आएंगे तो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको, इसलिए इसका जो कॉग्निटिव बायस तो पता होना चाहिए। फिर आपको कॉग्निटिव बायसेस के साथ साथ में जो साइंटिफिक, जो इंपेरिकल स्टडीज होती हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए कि साइंस कैसे नॉलेज को एक्वायर करा। देखिए साइंस एक ऐसी चीज है कि उसका बेनिफिट हमें चारों जगह दिखाई देता है। आज मैं आपसे, आप कहाँ बैठी हैं, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ, ये साइंटिफिक मेथड्स का कमाल है कि, और साइंस कोई ऐसी किसी की बपौती नहीं है, या साइंस कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि किसी किताब में लिखा हुआ है और साहब आप उसको फॉलो कर लें और वो साइंस है। साइंस, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। साइंस एक मेथड है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आप ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में एक हाइपोथेसिस, अगर कोई इवेंट होती है फिर एक हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद में फिर एक थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद में रिजल्ट आप देखते हैं कि भाई आपकी थ्योरी से मैच कर रहा है, आपके प्रेडिक्शन से मैच कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद में फिर आप इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करके, मान लीजिए कि आपने 10 एक्सपेरिमेंट किया, उससे एक रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और फिर वो कंक्लूजन आप किसी रिसर्च पेपर में पब्लिश करते हैं। वो कोई जरूरी नहीं कि 100% केस में सही हो। हाँ। अब जैसे स्मोकिंग का आप ले लीजिए, मान लीजिए, तो हम कॉमनली जानते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया लेकिन उनको कैंसर हो गया, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी स्मोकिंग करते रहते हैं, उनको कैंसर नहीं होता। तो फिर अगर आप एनेक्डोटल एविडेंस से आएंगे, इंडिविजुअल के लेवल पे जाएंगे, तो आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। अब साइंटिस्ट क्या करता है, उसने 10,000 ऐसे लोग लिए, मान लीजिए, जो स्मोकिंग करते थे, 10,000 ऐसे लोग लिए जो स्मोकिंग नहीं करते थे। उसने स्टडी किया कि भाई जो स्मोकिंग करते थे उनको कितना कैंसर हुआ, जो स्मोकिंग नहीं करते थे उनको कितना कैंसर हुआ, और उसके बेसिस पे उसने प्रेडिक्ट किया कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके कैंसर के चांसेस 20% हो जाएंगे, 20 गुना बढ़ जाएंगे। हो सकता है 1% हो नॉन स्मोकर के तो 20% हो स्मोकर के, लेकिन 100% तब भी नहीं है। और ये एक स्टडी, एक मेथड है, ये मेथड जो है जिसको यूज करके साइंस इस बुलंदियों पे पहुंचा है, अगर उसी मेथड को हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें तो हम लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसीलिए आपको स्टडी ऑफ साइंटिफिक मेथड आना जरूरी है। फिर प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस, पूरा का पूरा साइंस जो है वो आपका एम्पेरिकल स्टडीज पे बेस्ड है। साइंस के अंदर कभी भी 100% सर्टेनिटी किसी चीज में नहीं रहती है, Right. हमेशा एम्पेरिकल स्टडीज पे रहती है, और आज एक साइंटिफिक थ्योरी है, कल उससे बेटर थ्योरी आके उसको रिप्लेस कर देगी। तो उसकी जानकारी, तो ये जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें कई जगह पे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ है, कई कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हुआ है, और बहुत सारे IITs IIMs में पढ़ाया जाता है, हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे कंट्रीज में मैनेजमेंट का इंटीग्रेटेड कोर्स है। लेकिन इसको हमें इंडिया में स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे डालने की ज़रूरत है, और एक जनरल लोगों को इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि, क्योंकि आज के समय में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि जब तक आपके पास में वो काबिलियत ना हो कि आप सही गलत का फैसला करें, तब तक आपको एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, आपको मिसयूज़ किया जा सकता है, और आप लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज। सो ये क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि ये डेवलप करनी पड़ती है, तो किसको कैसे डेवलप करें? एज अ पेरेंट मैं कैसे डेवलप करूं? एज स्कूल सिस्टम कैसे डेवलप करे? क्या क्या हमें क्या ऐसी चीज़ें कि ये कुछ ही बच्चों में डेवलप हो सकती हैं, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ भी सकती है, वर्थ इट है वर्क करना, कि आप बोल रहे हो कि सब में आ सकती है, एंड उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। और अगर कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ एज ग्रुप्स हैं स्कूल टाइप ऑफ सिस्टम में, कब इस पे काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है, और इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो देखिए क्या है कि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत जो है ज़्यादा होती है जब आपके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन या नॉलेज हो, है ना। लेकिन जो एटीट्यूड है क्रिटिकल थिंकिंग का, वो हमें बचपन से बच्चों के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और मेरे ख्याल से मोरलेस सारी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम जो है, वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आपको कॉलेज में, स्कूल्स में कुछ पढ़ाया जाता है, एक सिलेबस है, हर एक क्वेश्चन का एक राइट आंसर है। आप अगर वो राइट आंसर एज इट इज़ लिख करके आ जाते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने वो आंसर नहीं लिखा, कुछ अपने तरीके से लिख दिया, तो आपके मार्क्स लूज हो जाते हैं। मतलब टीचर डिपेंडेंट हो जाता है, देंगे नहीं देंगे, हाँ, मतलब वो काफी हद तक चांसेस है फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। आप देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आजकल लोग 99% मार्क्स ले आते हैं, और इवन हिंदी इंग्लिश जैसे पेपर में लेके आ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या हो गया कि ये जो हमारा जो इंसेंटिव सिस्टम है, जो बचपन से हमारे एजुकेशन सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो क्या होता है कि वो हमें क्रिएटिव नहीं होने देता, क्वेश्चन करने की हमें आज़ादी नहीं देता है। बच्चों के अंदर ये चीज़ हमें बचपन से मेरे ख्याल से डालने की ज़रूरत है कि वो चीज़ों को क्वेश्चन करें। आप अगर मेरी बात, मैं उनको कोई भी बात, जैसे मैंने भी कोशिश की, मैं तो नहीं कह सकता कितना मैं आइडियल था कि नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि बच्चों को जब भी मैं कोई बात कहता था, मान लीजिए कि तुमको ये करना चाहिए, नहीं करना, तो मैं एक रीज़न दे करके उनको बताता, ये करोगे ये फ़ायदा होगा, ये करोगे नहीं होगा, ये नुकसान है, ये फ़ायदे, और अल्टीमेट तुम्हारा डिसीजन है, तुम डिसाइड करोगे भाई तुम्हें करना क्या है, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव्स हैं, यू टेक द डिसीजन। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए कि बच्चों को क्वेश्चन करने की आदत होनी, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग देखिए वो क्वेश्चन करता है, और कई ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन करता है जो कि हम लोग सही मान के बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए धर्म ग्रंथों में, किताबें में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि आत्मा होती है, परमात्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, कर्म ऐसे प्रिंसिपल होता है, भगवान राम ने ये कहा, भगवान कृष्ण ने ये कहा, वेदों में ये लिखा, ऐसे, और कुरान और सारी किताबों में आप देखेंगे चीज़ें लिखी हुई हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये बात तो बहुत महान लोगों ने कही हुई है, भगवान ने कही हुई है, तो ये गलत कैसे हो सकती है। हमारे मम्मी पापा भी ये कहते हैं भाई ये यहाँ लिखी हुई है, इसको क्वेश्चन नहीं करो। तो एक तो हमें बचपन से बच्चों को ये कन्विंस करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है कि बेटा जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सब इंसानों ने लिखी हैं, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, चाहे वो आइंस्टाइन है, सब इंसान थे आपके और हमारे जैसे इंसान थे। वो कोई बहुत
मतलब बहुत कोई विलक्षण प्रतिभा के नहीं थे, बहुत ज़्यादा कोई बहुत उनके अंदर कोई ऐसी सुपीरियर क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने सोचा, कुछ नया सोचा। उन्होंने जो बातें उनके पहले हजारों साल से चली आई थी उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव सोचा, चलो ये बात अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें ये कमी भी तो हो सकती है। उन्होंने क्वेश्चन किया और फिर उस क्वेश्चन का आंसर दिया, और इसी से नए आइडियाज़ क्रिएट हुए, नई फिलोसफीज क्रिएट हुई, नई नॉलेज क्रिएट हुई। तो एक तो देखिए ये चीज़ है कि बचपन से हमें लोगों को बच्चों को ये ट्रेन करना पड़ेगा, ये हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। टीचर्स भी क्लासेस में जैसे अगर मान लीजिए पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं रिलीजन की बात करूं, तो अगर वो वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में बताएं कि भाई देखो इस्लाम ये कहता है, जूडिज़म ये कहता है, क्रिश्चियनिटी ये कहती है, हिंदुज़म ये कहता है, हिंदुज़म में भी ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वो इरेशनल लोग या जो अथीस्ट लोग होते हैं, रैशनल लोग, वो क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उनको हम फ्रीडम दें कि भाई वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें कि भाई उनके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, चूज करें। अगर हम उनको सिर्फ इस लेवल तक ले करके आते हैं तो मेरे ख्याल से उनके अंदर वो सीड जो है क्रिटिकल थिंकिंग का हम डाल पाएंगे कि आगे जो भी वो चीज़ करेंगे उसके बारे में वो सोचें। हिस्ट्री की किताबें ले लीजिए, अभी देखिए हिस्ट्री की किताबें भी चेंज हो रही हैं। अभी हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, शाहजहां के बारे में, आज सारी चीज़ें बदल रही हैं, बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया जा रहा है। अब हमें नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग क्या सही है, ये सही है वो सही है, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इसको मैं अगर चाहूँ तो जान सकता हूँ। अगर मैं थॉरो स्टडी करूँ हिस्ट्री की बहुत सारी किताबों की तो शायद मैं इसके बारे में जान सकता हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो मैं समझ ही सकता हूँ कि आपकी हिस्ट्री की किताब में अगर कोई बात लिखी गई है तो वो सही नहीं है 100%। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इमेजिनेशन से लिखी गई हैं, जो कि पॉलिटिकल उस समय के जो क्लास थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए लिखी गई हैं। आज भी वही हो रहा है और कल भी होगा, तो कम से कम उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ। दूसरी बात यह है कि साइंस के अंदर जो मेथड्स हम पढ़ के आते हैं, जो मैंने आपको बताया मेथड्स जो है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, सारी चीज़ें, वो हम लोग रट लेते हैं, एग्जाम में जा करके 100% प्रोड्यूस कर देते हैं और 100 में 100 नंबर लेके आ जाते हैं। लेकिन कभी भी हम लाइफ में जब ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो हम वो साइंटिफिक मेथड क्यों नहीं लगाते। अल्टीमेटली नॉलेज का मतलब कोई एग्जाम पास करना नहीं होता है। नॉलेज जो होता है, इसको सोक्रेटिस ने कहा था एक्चुअलाइजर ऑफ एक्शन। अगर हम उनका ये मानना था सोक्रेटिस का कि दुनिया में हर चीज़ हम लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इज द एक्चुअलाइजर ऑफ एक्शन। अगर आपके पास में राइट नॉलेज है तो आप रॉन्ग एक्शन नहीं कर सकते, और अगर आपके पास में रॉन्ग नॉलेज है तो आप राइट एक्शन नहीं कर सकते। इसीलिए उनका ये कहना था कि अगर हम बच्चों को, सभी लोगों को सही नॉलेज दें तो ऑटोमेटिकली बेटर सोसाइटी हम बना सकते हैं। तो जो हमने नॉलेज एक्वायर की, चाहे हमने हिस्ट्री एक्वायर किया, चाहे साइंस एक्वायर किया, फिजिक्स एक्वायर किया, उसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर क्यों नहीं यूज करते, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये चीजें हम उनको बता सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे उनकी थोड़ा मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कॉग्निटिव बायसेस हों, चाहे वो लॉजिकल फैलेसीज हों, चाहे वो आर्गूमेंट्स हो, इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स एंड लॉजिक हैं, या फिर चाहे हम प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक की बात करें, इसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। इसलिए अगर हम इमीडिएट यंग एज पे करेंगे तो नेचुरली बच्चों को नहीं समझ में आएगा उस लेवल की, लेकिन सीनियर लेवल पे, जैसे कि कम से कम 10th के बाद में, 11th 12th में, और अगर हम कॉलेज लेवल पे करें तो फिर बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और फिर उसको एक बार अगर उनकी आदत पड़ जाएगी तो उसको पूरी ज़िंदगी वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो जॉब में जाते हैं, या मान लीजिए कि आप शादी में पार्टनर ही सेलेक्ट कर रहे हैं, मैरिज में ही पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। अब वहाँ पे भी आप देखिए, हमारे यहाँ पे साहब कुंडली मिला करके पार्टनर सेलेक्ट किया जाता है, साहब कुंडली मिल रही है, धर्म मिल रहा है, कास्ट मिल रहा है ना, क्या चीज़ें लाइफ में क्या आपकी अपनी वाइब मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसमें नहीं जाते। अब उसमें बाकी चीज़ें जो है, अब आपको कम से कम पता होना चाहिए कि भाई कुंडली में जो बातें हैं कि भाई मंगली, नॉन मंगली, इसमें कितना साइंटिफिक सत्य है, ठीक है। आपको कास्ट के अंदर कितना उसमें साइंटिफिक सत्य, क्या कोई साइंटिफिक सत्य है, धर्मों के अंदर कोई साइंटिफिक सत्य है। अल्टीमेटली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मान लीजिए कि आपकी वैल्यूज़ को मैच करना चाहिए, आपके थॉट्स मैच करने चाहिए,
एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल में एक कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, फिर एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। तो क्या चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट है, अगर हम क्रिटिकली इस चीज़ों को भी सोचें तो हम देखेंगे कि हम इवन मैरिज के सिलेक्शन में, जॉब के सिलेक्शन में अगर आप देखिए लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके जो ज़्यादा पैकेज दे रहा है वहाँ पे जा रहे हैं। लोगों को आप देखिए साहब आंख बंद करके इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बाद में चाहे उनको पसंद हो चाहे ना हो, क्योंकि उसमें पैसा अच्छा मिल रहा है, जॉब मिल रहा है। आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो शायद आप अपने लिए सोच सकते हैं कि भाई मेरे लिए कौन सा बेस्ट प्रोफेशन है, कौन से ऐसे जॉब को मैं जाऊँ जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितना पैसा मैं लाइफ में कमाऊँ कि मेरी ज़िंदगी बढ़िया कटे, क्यों मुझे 1000 करोड़ चाहिए, क्यों मैं कम से कम पैसे में मैनेज नहीं कर सकता, किस तरीके से मैं अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करूं। ये ऐसा लाइफ का कोई फील्ड है ही नहीं जिसके अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं इस्तेमाल कर सकते और जिससे हम बेटर डिसीजंस को नहीं ले सकते। तो ये धीरे धीरे करके जब आप इस चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग ड्रिवन होते हैं गुरुज में, यूट्यूब में मान लिया आपने वीडियो देख लिया, या आपके टीचर ने बता दिया, या आपके पिताजी ने बता दिया, आप उसको सही मान लेते हैं, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि आप देखें उसके अंदर कमी क्या है और कैसे उसको हम सप्लीमेंट करें। अगर ये एबिलिटी रहेगी तो आप डेफिनेटली बेटर डिसीजंस ले पाएंगे किसी भी फील्ड में। देखिए अगर आपके मान लीजिए पेरेंट्स ऐसे रहे हैं जो क्वेश्चन करते थे और जिन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया, तो मोस्ट लाइकली आपको भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसे पेरेंट्स बहुत कम हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने की ज़रूरत है, और कम से कम हम अपने लेवल पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि मैं हालांकि इंडिया की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप देखिए तो आज़ादी के बाद में 47 के बाद में इंडिया के एक भी व्यक्ति को, इंडियन सिटीजन को एक नोबेल प्राइज नहीं मिला है इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। एक आदमी को नहीं मिला है। बिल्कुल। जबकि अमेरिका में अगर आप जाइए तो शायद 400-500 लोगों को मिला होगा। तो क्या ये हमारे अंदर कमी नहीं है? हमारे यहाँ पेटेंट रजिस्टर नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम सोचते नहीं है ना, इंडियन लोगों को मिला है लेकिन तब वो जो वेस्टर्न कंट्रीज में चले गए, है ना, हमारे यहाँ रह के नहीं मिला है। नहीं मिला। आप ओलंपिक में जैसे जाते हैं, कितने गोल्ड मेडल लेके आते हैं, कई बार 0 पे आ जाते हैं, कोई गोल्ड मेडल नहीं है। इंडिविजुअल इवेंट पे तो मेरे ख्याल से लाइफ में शायद 2 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है बस आज तक, और गोल्ड मेडल जीता ही नहीं। इतनी सालों सैकड़ों मेडल्स होते हैं, हम जीत नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्यों नहीं कर पाते हैं, और उसका कारण यही है कि हम लकीर के फ़कीर हैं। जो हमारे पिताजी ने किया, अब सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, कॉर्पोरेट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। उसमें भी क्राइटेरिया क्या, किसको कितना पैसा मिल रहा है, अरे काम क्या करो ये भी तो देखो। अगर जो भी आदमी वहाँ से, अब जैसे जब मैं जॉब छोड़ रहा था, मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज क्विट करना है, आई मीन यू कांट इमेजिन द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस आई फेस्ड। हार्डली एनीबॉडी सपोर्टेड, है ना। सबका अरे कहाँ जा रहे हो, इतनी बढ़िया जॉब है, करो, उसके बाद में बच्चों की शादी हो जाए तब सोचना, रिटायरमेंट के बाद में सोचना। मैंने कहा रिटायरमेंट के बाद में मेरे दिमाग चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, है ना भाई, टाइम तो वापस नहीं आने जा रहा है ना। लेकिन मुझे मालूम है कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो, और कोई बच्चा है मान लो 12th क्लास में है, वो कहता है मेरे को आर्टिस्ट बनना है, आप इंडिया में सोचिए उसकी क्या रेजिस्टेंस होगी। वो कहता है मेरे को आर्टिस्ट बनना, मुझे म्यूजिक प्ले करना है, मुझे गेम खेलना है, कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम है। उसका कारण क्या है कि हमारी सोसाइटी बड़ी क्लोज निट सोसाइटी है, फैमिली बॉन्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और उसके पॉजिटिव साइड भी ऐसी बात नहीं है कि हमें हमेशा पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, फैमिली का सपोर्ट रहता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल मिसिंग है। बट ऑन द अदर साइड क्या होता है कि हम फ्री थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाते, फ्री नॉलेज को डेवलप नहीं कर पाते, क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए हम कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे हम कहें कि इंडिया ने एक्सेलेंस अचीव किया है। अगर आप कॉर्पोरेट में भी आप देखिए तो जितने भी टॉप कॉर्पोरेट्स हैं इंडिया का, कोई कॉर्पोरेट है, मुझे तो कोई भी कॉर्पोरेट नहीं पता है। एक भी बताइए इंडिया का प्रोडक्ट जो है जो कि वर्ल्ड में बिकता हो, एक भी प्रोडक्ट आप मुझे बताइए। हम वर्ल्ड से खरीदते हैं, सारे ब्रांड हमने कॉपी किए हुए हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए या फेसबुक ले लीजिए या ट्विटर ले लीजिए या कोई भी चीज़, ओरेकल ले लीजिए, कारों में आप कोई ब्रांड ले लीजिए जो कि इंटरनेशनल ब्रांड हो, एक भी प्रोडक्ट आप बना पाए, मेरे ख्याल से तो हम नहीं बना पाए। तो उसका कारण यही है कि हम जो नए थिंकर्स होते हैं, जो हैं नए विचारों पे, जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं लाइफ में,
हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हम उसी को सपोर्ट करते हैं जो कि लकीर का फ़कीर हो, जो सब चल रहे हैं उसी फील्ड में आप जाके आगे, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आप तोप हो गए एकदम जा करके, आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। आप आईआईटी में चले गए, आप बड़े चीज़ हो गए, आपकी सैलरी इतनी, आप बड़े हैं, उन चीज़ों से आपका डिटर्मिनेशन होता है। आप एक्चुअल में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उस पर आपका डिटर्मिनेशन नहीं होता। और इसीलिए हमारे यहाँ पे उतनी हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैं जानता हूँ ऐसे प्रोफेशंस में हैं जो कि उनके टेम्परामेंट को सूट नहीं करता, जहाँ पे वो होना नहीं चाहते थे, है ना। आप वहाँ पे चले गए क्योंकि शायद आपकी जो मार्क्स थे और जो आपकी रैंक थी उसकी बेसिस पे वो सर्विस अलॉट हो गई, वहाँ पहुँच गए, यू आर नॉट हैप्पी। और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है उस चीज़ में आप जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उससे आपकी फैमिली नाराज़ हो जाएगी, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, और फिर आप वही करते रहते हैं। इसीलिए हम मीडियोकर्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे एक्सेलेंस तभी क्रिएट होगा जब जो बेस्ट लोग हैं वो अपने बेस्ट फील्ड में जाएं, जो जिस फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे जब आप अमेरिका के साथ में कंपैरिजन बोल रहे थे, तो क्या ये हम इतने फर्क इसलिए हैं कि हमारे में यूनिटी नहीं है और वेस्टर्न कंट्रीज में यूनिटी है? वेस्टर्न कल्चर वाले लोगों का अपब्रिंगिंग, उनका डीप रूटेड कल्चर में कहीं ऐसा हुआ है कि अपना तो ठीक है बट दे जनरली केयर फॉर सोसाइटी एट लार्ज? इज दैट व्हाट इट इज, या हमारा एक यूनिटी का प्रॉब्लम है, वी जस्ट आर नॉट यूनाइटेड एंड दे आर? नहीं देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखिए तो जो वॉर हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए, वो तो सारे वेस्टर्न नेशंस के बीच में ही थे ना। वो सारे जनरली क्रिश्चियंस थे, ज़्यादातर कंट्रीज क्रिश्चियन रिलीजन के लोग थे, सारे के सारे वेस्टर्न नेशन ही थे, और उनके बीच में इतना ब्लडी वॉर हुआ जिसमें कितने सारे लोग मारे गए। तो आज भी अगर आप देखिए तो जैसे अमेरिका का है, आज अमेरिका के साथ में जो उसके एलाइज हैं, यूरोपियन एलाइज हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो कल तक उनके साथ में थे आज एकदम से ऐसा लग रहा है अलग अलग हो गए, अलग हो गए। और मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है वॉर भी हो जाए उनके बीच में, और अगर वॉर भी होगा तो ब्लडी वॉर होगा, वो छोटा मोटा वॉर नहीं होगा, छोटा मोटा नहीं होगा, है ना। या देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ की सोसाइटीज़ ओवरऑल कहीं हमसे बेटर हैं या वो लोग बड़े हमसे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ देखी है वो ये है कि वो सोसाइटीज़ के अंदर जो एक तो अगर अभी आप देखें रिसेंट टाइम में कि जो नॉलेज का क्रिएशन है, नॉलेज की रिस्पेक्ट है, ट्रेडिशन एंड कल्चर से ज़्यादा वहाँ पे नए आइडियाज़ क्रिएट करने वाले की रिस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप अगर एक कंपनी शुरू करते हैं वहाँ पे, अगर आप सक्सीड कर गए तो खैर आप वहाँ के आइकॉन हो गए। अगर आप देखिए जैसे स्टीव जॉब्स हैं या बिल गेट्स हैं, मार्क जुगरबर्ग हैं, एलन मास्क हैं, वो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, दे आर द आइकन, दे आर लाइक अ रोल मॉडल, हीरोज, उनकी उस लेवल की रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। और वो रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के दम पे कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया है जिसने दुनिया बदल दी है, दुनिया बदली है उन्होंने। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि अब से 50 साल पहले कंप्यूटर को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते थे, है ना। इन लोगों ने सारी दुनिया बदल दी है। इंडिया में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो टॉप नेम्स हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग के लिए इंडिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की आप बात करें, उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ क्रिएट ही नहीं किया। वो लोग तो बेसिकली पॉलिटिकल पैट्रोनेज ले लीजिए, अगर आप देखिए तो न मालूम कितने सारे वो कमर्शियल फ्रॉड्स में इन्वॉल्व रहे हैं, कितना टैक्स इवेजन किया है, पॉलिटिकल इन चीज़ों से राइज किए हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी वजह से वो राइज किए, कोई इनोवेशन करके कोई प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करके नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्या है कि नए थॉट्स वालों को बहुत रिस्पेक्ट होती है। देखिए वहाँ पे जैसे ऑथर्स को आप देखिए, ऑथर्स का जो स्टेटस है अमेरिका के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज में है, दे आर सेलिब्रिटीज। जो वहाँ पे राइटर्स हैं, जैसे कि मार्क्स का एग्जांपल ले लीजिए, जिनकी वजह से कम्युनिज्म पूरा का पूरा क्रिएट हुआ, या फिर आप बात करिए कांत की बात करिए, या आप निश्चय की बात करिए, ये लोग ऐसे हैं जिनकी फिलॉसफी पे पूरी सोसाइटी बदल गई, क्योंकि वो लोग हमेशा नए थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं।
आइंस्टाइन का मैं एक बुक पढ़ रहा था। आइंस्टाइन अपने ज़माने में ही वॉज लाइक नेक्स्ट टू गॉड। जहाँ पे जाते थे उनका मतलब इतना हाई स्टेटस था कि लोग जो हैं मतलब उनकी जो किंग्स होते थे, क्वींस होते थे, वो उनसे मिलने के लिए उनको मतलब उनको घर पे बुलाते थे। और उनका जो स्टेटस था, हमारे यहाँ पे किसी साइंटिस्ट का ऐसा स्टेटस है नहीं है। हमारे हमें यहाँ पता पे भी क्या नहीं है होता, कि हमें पता भी हम नहीं चलता। दुर्भाग्य से जो है हमें ऐसा लगता है कि साहब अब से 1000-2000 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो हमसे 1000 या करोड़ गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने जो वेद पुराण और जो उपनिषद और जो गीता क्रिएट कर दिया, अब हम चाहे अपनी नाक रगड़ लें, हम उनसे बेटर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी बंदा कुछ नए आइडिया लेकर के आता है तो उसको तो बिल्कुल ही क्रिटिसाइज करो, उसको कहते हैं ये कैसे नया कैसे सोचा, हाउ कैन यू बिकम बेटर देन यू नो वैदिक ऋषिज, वेद से बढ़िया कैसे ला सकते हो, गीता से बढ़िया कैसे ला सकते हो। तो कुछ और एक चीज नया है, कोई अगर देने अगर की हम- कोशिश करता है तो उसको तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है। वहां पे कोई बंदा अगर नया लाने की कोशिश करता है तो उसको डिवाइन स्टेटस टाइप से मिल जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे वहां यहाँ पे तो हमारे यहाँ अगर आपने कोई इनोवेशन किया, कुछ नया लेके आए, तो पूछा जाता है इसका प्रूफ क्या है कि ये सक्सेसफुल हाँ। होगा। नहीं, सक्सेस भी हो जाए तो लोग उसको कितने रिस्पेक्ट करते हैं आप बताइए। वो यहाँ तो पे यहाँ तो पहले के इसलिए हो जाता है कि पहले प्रूफ मांगा जाता है। अब आप कोई अगर नया चीज कर रहे हो तो आप प्रूफ कैसे कर दोगे ना? इट्स एन अजम्पशन, यू कैन डू द बेस्ट यू कैन, बट देयर इज तो अ ये एक डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे हम लोग जिसको कहते हैं ना एंसेस्ट्रल वर्शिप करते हैं। मरते समय तक, जब तक मरेंगे नहीं माँ बाप, तब तक उसको 2 कौड़ी का नहीं पूछेंगे। मरने के बाद वो भगवान हो जाएगा, है ना। उसी तरह जो आज की जनरेशन है, आज के इंसान हैं, इंडियंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लीडर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, रोज बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, मरने के बाद उसको भगवान बना देते हैं। ये हमारे ट्रेडिशन है। आप देखिए हजारों साल पहले जो लोग मर गए उनको तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। आज के लोगों में यही लोग आज जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं यही कल के भगवान होंगे। हाँ, तो भाई but जब आज नहीं आदमी होंगे। जब आदमी जिंदा है, जब आदमी कुछ कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट करो ना, उसको वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे हम नए थॉट्स जो है उसको, नए आइडियाज़ को, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर ही नहीं सकते। सारी दुनिया इवोल्यूशन पे विश्वास करती है कि हर जनरेशन में जनरेशन बेटर हो रही है, और हम ऐसा सोचते हैं हर जनरेशन में हम डाउन होते चले जा रहे हैं। हमारा तो सबसे बढ़िया पीरियड, गोल्डन पीरियड तो निकल गया है ना, राम राज था, अब उस समय सब कुछ बढ़िया था, आजकल तो सब बेकार है। जबकि मेरा ये मानना है कि इवन इंडिया के कॉन्टेस्ट में इंडिया हैज़ नेवर बीन बेटर देन व्हाट इट इज़ इन इट्स हिस्ट्री। आज के तारीख में राइट नाउ right now इट्स द बेस्ट। इट इज द बेस्ट। वी आर गोइंग थ्रू द बेस्ट फेज ऑफ इंडिया। कैसे? आज आप देखिए, किसी भी मामले में आप देखिए, आप जेंडर इक्वलिटी को ले लीजिए। आज जो जेंडर इक्वलिटी है वो कभी नहीं रही। पुराने ज़माने में अगर आप देखिए औरतों का क्या स्टेटस होता था, आज का क्या स्टेटस है। अगर आप कास्ट डिफरेंशिएशन की बात करें, कास्ट का जो हम लोग मतलब जिस तरीके से, बहुत ही हमारे सैड चीज़ है, बट जिस तरीके से हमारे कास्टिज्म है और जिस तरीके से हम लोगों ने बिहेव किया हजारों साल तक कि साहब ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का है, उसका छूना नहीं है। आज अगर आप देखिए तो जो कास्ट का जो बैरियर है वो मिनिमम है, अभी भी बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत कम है, पर पहले से तो बहुत कम। पहले से बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, तो अगर हम देखें अब से किसी भी ज़माने में तो 5-10% लोग ही पढ़े होते थे। जो बड़े लोग होते थे साहब, वो राजा के बेटे हो गए, वो पढ़ लेंगे, एक पर्टिकुलर ब्राह्मण होगा वही पढ़ेगा। आज देखिए हर एक आदमी पढ़ रहा है। लड़कियों की जो एजुकेशन लेवल है वो लड़कों के बराबर है, ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ उनकी जो लिटरेसी रेट है। उसके बाद में अगर आप देखिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की, अगर आप देखिए अब से 50 साल पहले चले जाइए, 100 साल पहले जाइए, कितने लोग मर जाते थे, भूख से मर जाते थे, मेल न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा होता था। आज के तारीख में आप देखिए सभी को खाना है, शायद ही कोई ऐसा आदमी जो भूख से मरे, घर सबके पास में है कि नहीं है। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं। एज अगर आप देखें तो जो आज़ादी के समय हमारी जो एवरेज एज थी 27-28 साल की थी, आज हमारी एज 70 साल के पास में है। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा मेजरेबल क्राइटेरिया आप मुझे बताइए जिसमें इंडिया बेटर नहीं कर रहा हो, किसी भी समय से कंपेयर करिए। वी आर एट द बेस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ। लेकिन हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते, जो बुरी हैं उसके बारे में बातें करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते। हाँ, what do you think about security, like aspect of India's growth में
सिक्योरिटी, लाइक एक आम आदमी की सिक्योरिटी, एक आम आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ जिस फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो मुझे ऐसा लगता है कि जितना दहशत में इस वक्त इंसान जी रहा है इंडिया में, हर तरह का इंटरनल, सेमी, लिटिल वाइडर, ग्लोबल, उतना पहले था। अब देखिए, इस बारे में मेरे बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है। हाँ हाँ देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए वुमेन सिक्योरिटी की हम बात करें, हाँ। ठीक है, हम्म क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स बढ़े हैं। हम्म अगर आप स्टेटिस्टिक्स की बात करें, जरूर बढ़ेंगे। हम्म अब अगर सपोज करिए कि औरतों को घर पे कॉन्फाइन कर दिया जाए, उनको कहा जाए भाई तुम्हारा एक काम है, तुम शादी ब्याह हो गई, बच्चे पैदा करो, पति का देखभाल करो, पेरेंट्स की देखभाल करो, यहीं पे घर रहो, पे घर बैठो। से बाहर जाना ही नहीं है, हम्म तो नेचुरली क्राइम के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि अगर क्राइम भी होंगे तो शायद रिपोर्टिंग नहीं होगी, कौन रिपोर्ट करेगा। आज आपने लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी, हम्म आज लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, मेरी बेटी जैसे है भाई, वो मल्टीनेशनल्स में काम कर रही हैं, अकेले जाती हैं, जहाँ भी जाना होता है टैक्सी पकड़ के जाती हैं, हवाई जहाज़ से जाती हैं, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में जाती हैं, इंडिया में जाती हैं, दिन में जाती हैं, रात में जाती हैं। तो आज के तारीख में जो एक्सपोजर है आपका, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अर्लियर टाइम। पहले का। दूसरी बात क्या है कि आज लड़कियों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, अगर हम कास्ट के हिसाब से भी बात करें, लोअर कास्ट की भी बात कर लें, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, मैं तो लोअर कास्ट मानता ही नहीं हूँ, तो आज उनके अंदर वो करेज है कि वो अगर उनके खिलाफ में कुछ गलत होता है तो वो रिपोर्ट करती हैं, एक्शन होता है। पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था। पहले अगर लड़कियों को कुछ उनके खिलाफ हो गया मान लो, तो विक्टिम शेमिंग होती थी कि तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा, सब दबा के रखते थे। राइट। तो आज के तारीख में अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से इवन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सिचुएशन काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू अर्लियर, इफ़ यू टेक इन टू अकाउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्सपोज टू दी सोसाइटी। पहले ज़माने में जब आप घर पे रहेंगे तो क्राइम कहाँ से होगा, लेकिन आज आप काम कर रहे हो। पहले अगर एक औरत काम करती थी, मैं जब इंजीनियरिंग करता था तो मेरे 300 के बैच में 3-4 लड़कियां होती थी, 1% लड़कियां होती थी। आज 50% 40% लड़कियां हैं, सब जॉब कर रही हैं। तो जब आप जॉब करते हैं तो वही मैंने आपको बताया कि 10 में से अगर मान लीजिए 9 लड़कियों को दिक्कत नहीं हो रही है, 9 लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती, एक को दिक्कत हो रही तो प्रॉब्लम होती है। फिर एक्सपेक्टेशंस लोगों के बढ़ गए हैं। पहले मान लीजिए हस्बैंड ने पिटाई कर दी वाइफ की, तो ये तो होता ही है, बच्चों की पिटाई कर दी, ये तो होता ही है भाई, हस्बैंड का राइट ही है। आज की तारीख में अगर कोई करता है तो लड़कियां खड़ी होती हैं। पहले होता था साहब कि मेरी अभी मम्मी से बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, तो साहब वो बता रही थी हमारे ज़माने में क्या होता था कि साहब जब लड़की की जब उसकी विदाई होती थी तो कहते साहब डोली जाएगी तो अर्थी आएगी, मतलब कि पेरेंट्स उनके कहते थे कि अब तुम चली गए, दोबारा मरने के बाद ही मतलब तुम्हारा दोबारा वापस मत आना। आज के तारीख में लड़कियों को पता है कि भाई पेरेंट्स का उनका सपोर्ट है, अगर उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो पेरेंट्स उनके साथ में खड़े होंगे, वो स्टैंड ले सकती हैं। तो आज वो स्टैंड लेती हैं, पहले वो स्टैंड ही नहीं ले सकती थी। पेरेंट्स के पास जाएं, वो कहेंगे भाई मेरे पास मत आओ, तुम जाकर निपटाओ अपना काम। डिवोर्स तो लॉ में ही परमिटेड नहीं था, सोसाइटी में तो मतलब ही नहीं है। तो आप एक बार शादी हो गई, आप जिंदगी भर झेलो उसको जा करके, चाहे आपकी जैसी भी जिंदगी हो। तो मेरे हिसाब से तो देखिए सोसाइटीज़ में जो भी है, चाहे किसी भी स्टेटस की बात करें, सिक्योरिटी की भी बात करें, तो उसमें कोई भी डिटरेशन नहीं हुआ, इसमें इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। और आज लड़कियां कहीं ज़्यादा करेजियस फील करती हैं। मैं तो नहीं समझता आपसे 20 साल 30 साल पहले हमारी जो लड़कियां होती थी वो अकेले जा सकती थी और ट्रेवल कर सकती थी। आज आप ट्रेवल कर सकते हैं, आज आप जाते हैं साहब, आप ओला बुक करते हैं, चले जाते हैं। पहले कितने लोगों की हिम्मत होती थी चले जाएंगे रात में, बताइए। तो चीज़ें बेटर हुई हैं, ठीक है, इंसिडेंट्स होते रहते हैं, उसको हमें और बेटर करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऐसा सोचना कि चीज़ें बेटर नहीं हुई, ये चीज़ सही नहीं है। वी मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट वॉट वी हैव डन। या नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी, आई एम टोटली विद यू, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारी लाइफस्टाइल ही बदल रही है, उसके प्रोपोर्शन के साथ जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि पहले वो हो नहीं रही थी। अब जैसे डिवोर्सेस के बारे में है, लोग कहते हैं साहब डिवोर्सेस बहुत बढ़ रहे हैं। भाई डिवोर्सेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। लड़की के पास क्या ऑप्शन है? वो पेरेंट्स के यहाँ जा नहीं सकती, कमाई वो करती नहीं है, उसके पास में एक पैसे का जरिया नहीं है। हस्बैंड उसको 4 डंडा रोज भी मारेगा तो वो पुलिस में जा नहीं सकती, क्या करेगी वो? आज आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास में कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, आप जाइए डिवोर्स लीजिए, क्योंकि आज की लड़की इंडिपेंडेंट है,
वो कहती भाई मैं अपना सस्टेन कर लूँगी, पेरेंट्स भी कहते हैं भाई आ जाओ, अगर तुम्हारे हस्बैंड प्रॉब्लम कर रहा है आओ मेरे पास में, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर आप देखें तो सोसाइटी के अंदर जो हैप्पीनेस है, स्टेटस है, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। फॉर श्योर। बट अगर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ गई तो क्या रिलीजन सरवाइव कर पाएगा? देखिए जो रिलीजन है, रिलीजन तो मेरा ये मानना है कि जो रिलीजन है और जो गॉड है, देखिए गॉड इज अ फिक्शन, इट इज द ग्रेटेस्ट लाई इन्वेंटेड बाय मैन, ठीक है, बिल्कुल। बट इट हैज सर्व सर्टेन पर्पसेस। या रिलीजन को आप एक ये ना देखें कि भगवान ने कह दिया था हाँ, इसलिए सही है, ये हाँ। करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये रिचुअल्स करो, ये फेस्टिवल्स मनाओ, ये मैथोलॉजीज हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन रिलीजन का एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, नंबर 1 एथिक्स में कंट्रीब्यूशन है। रिलीजन ने हमें बताया कि भाई आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिलीजन हमें ये कहता है कि भाई हमें दया करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। जितने भी दुनिया में इंसान हैं सब हमारे एक ही भगवान की औलाद हैं, तो सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आप देखिए कि जब कोविड का टाइम था तो उस समय सिखों ने गुरुद्वारे, सिखों ने कितने सारे लंगर चढ़ाए जिसमें कि ऑक्सीजन लंगर थे, खाने के लंगर थे, लोगों ने सपोर्ट किया। तो रिलीजन एक पॉजिटिव उसका रोल रहता है, ऐसी बात नहीं है। रिलीजन के अंदर ये भी चीज़ है कि भाई आपको एथिकल वैल्यूज़ के साथ में एक सोशल कनेक्शन देता है। आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, दूसरे बंदे से मिलते हैं, आपके अंदर 10 चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं, आप आसानी से एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो एक कोहेरेंस है, एक सोसाइटी के अंदर एक जुड़ाव है। तो रिलीजन का भगवान सही है कि नहीं है इस बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि रिलीजन ने हमें कोड ऑफ कंडक्ट दिए, रिलीजन ने सोसाइटीज़ बनाई, रिलीजन ने कंट्रीज़ बनाई। अब धीरे धीरे करके जब ये साइंस ग्रो हो रही है, हमारी रैशनल थिंकिंग ग्रो हो रही है, तो हम रिलीजन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजन के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। मेरे भगवान तो ये कहते हैं, तुम्हारे भगवान वो कहते हैं। इस्लाम में कहते हैं साहब कि आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, जुइज्म में मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, मूर्ति पूजा करोगे डेथ सेंटेंस। हिंदू सारे जो होते हैं मूर्ति पूजा करते हैं। इस्लाम में कहते हैं साहब शराब पीना एकदम गुनाह है, क्रिश्चियन के लिए ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आप मान लीजिए मुस्लिम है तो साहब मीट खाइए, जैन है तो खा नहीं सकते। तो जब आपस में, और पहली बार शायद एक ऐसी सोसाइटी बनी है दुनिया में जिसमें हम सारे लोग मिल के रहते हैं। एक ऑफिस में अगर आप जाते हैं, सरकारी ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, वहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं, सारे जेंडर के लोग आते हैं। तो अब ये बात आ रही है कि हमें एक ऐसी वैल्यूज़ बनानी है, सोशल वैल्यूज़ बनानी है जो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द रिलीजन एक्सेप्टेबल हो। और ऐसे में धर्म जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हिंदू जो है इस्लाम को नहीं मानेगा, इस्लाम हिंदू को नहीं मानेगा, हम एक दूसरे के भगवान को नहीं मानेंगे। तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बिना धर्म के ये वैल्यूज़ क्रिएट, जैसे चाइना ले लीजिए। अब चाइना में 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो एथीस्ट हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ की आप बात करें तो चाहे डेनमार्क हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे स्वीडन हो, इवन ब्रिटेन है, इन ज़्यादातर कंट्रीज़ में मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज एथीस्ट की हो गई है। अब वहाँ पे जो सोशल सिस्टम है जो रिलीजन से गवर्न होता था, वो धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में गवर्न हो रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है करना है या हमारा लॉ कहता है करना वो सही है, जो नहीं कहता है वो गलत है। और वो सारे सिटीजन्स पे लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी कंट्री से आते हों, चाहे किसी फेथ के हों, चाहे किसी कास्ट के हों। तो ये सिस्टम धीरे धीरे करके करेगा, क्योंकि ये सिस्टम ड्यूरेबल है। यहाँ पे इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि हम ग्लोबल लेवल पे एक सिस्टम बना सकें, ऐसा सिस्टम बना सकें जैसे कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज़ हैं कि आप अगर मान लो दिल्ली में रहते हो और आप अगर जाते हो लंदन जाते हो या न्यूयॉर्क जाते हो, सिडनी जाते हो, आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। हाँ, क्योंकि हाँ। जो आपके वैल्यूज़ हैं वही उनके वैल्यूज़ हैं। बल्कि आप दिल्ली से जा करके थोड़ा सा सहारनपुर आ जाओ आप, या दिल्ली में भी थोड़े दूर जाके गाँव में चले जाओ तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बिहार में चले जाओगे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है,
क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज ज़्यादा फर्क है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दुनिया है वो जिस तरह इवॉल्व हो रही है, हम लोग एक कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज़ पे जा रहे हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो कि सारी दुनिया में सेम हो, और ऐसी वैल्यूज़ में रिलीजन का कोई स्थान नहीं है, और क्योंकि वो सारी इंक्लूसिव ऑफ रिलीजन है, और उसमें सारे रिलीजन से, सारे कल्चर से जो अच्छी वैल्यूज़ हैं उनको हम सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे आज हम जो प्रॉब्ली क्रिटिकल थिंकिंग के एडवांसमेंट के साथ में और यूथ के प्रोग्रेशन के साथ में रिलीजियस लाइंस ब्लर होती जाएंगी। यस, डेफिनेटली ब्लर होती जाएंगी। और जो भी डेवलप कंट्रीज आप देखेंगे, सभी जगह पे जो एथीस्ट की पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, और जहाँ पे जो धर्म के मानने वालों की पॉपुलेशन कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का विश्वास भगवान पे, धर्म पे, इस पे कम होगा, और इन वैल्यूज़ पे ज़्यादा होगा जो कॉस्मोपॉलिटन है, जो कि सारी दुनिया में कॉमन है। फिर वो वाली वैल्यूज या जो प्रॉस हैं जो रिलीजन हमको देता है, उसका क्या होगा? मैंने आपको बताया कि वो जो वैल्यूज़ हैं ज़्यादा अच्छी हैं इस मामले में, क्योंकि उसमें ना केवल रिलीजन, क्योंकि रिलीजन देखिए हजारों साल पहले क्रिएट हुए, उसमें सोसाइटीज़ अलग थी, आज की सोसाइटीज़ अलग हैं। अब जैसे मान लीजिए जेंडर इक्वलिटी के ले लीजिए, अब जेंडर इक्वलिटी तो कभी भी किसी भी सोसाइटी में नहीं रही है। आप हर जगह देखें, राजा का बेटा ही राजा होगा, लड़की को तो कभी स्थान नहीं मिलेगा, है ना। पेरेंट्स से हिंदू मैरिज में, हिंदुइज्म की बात करें तो अब से 20 साल पहले तक जो इनहेरिटेंस राइट वो सिर्फ लड़कों को होता था। आपको मालूम है सारी बातें, और दुनिया भर में ये बातें थी। आज की तारीख में जेंडर इक्वलिटी आई, कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जहां पे लड़कियां नहीं जा सकती। आज आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, नहीं सीईओ बन सकते हैं किसी कंपनी के। तो ये वैल्यूज किसी रिलीजन से नहीं आती हैं। ये वैल्यूज जब हमने चीज़ों को देखा, अब मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैं कुछ सालों पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया था, हम लोगों का जब सर्विस में था, तो वहाँ पे हमें बताया कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि 700 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, वहाँ पे 100 साल पहले तक लड़कियों को एडमिशन नहीं मिलता था। दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज में लड़कियों के वोटिंग राइट्स नहीं थे 100 साल पहले तक, ठीक है। अब जब लड़कियों को मौका दिया गया, क्योंकि लड़कियों को उस लायक नहीं समझा जाता था, उनको ये माना उनका दिमाग कम होता है, वो इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, रैशनल नहीं होती, ये सारी चीज़ें उनके साथ में जुड़ी हुई थी। लेकिन जब उनको मौका दिया गया धीरे धीरे करके, तो ये देखा गया कि इंटेलेक्चुअली दे आर एज गुड एज द मेन, दे हैव बीन एबल टू इक्वेट, दे हैव बीन एबल टू इवन आउट परफॉर्म देम इन मेनी वेज। तो अब ये हमारे धीरे धीरे करके ये बात, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो दकियानुस टाइप के लोग होंगे जो इस बात को मानेंगे कि वुमेन्स इंफीरियर होती हैं और मेंस बड़े सुपीरियर होते हैं। अभी करीब करीब सभी लोग ये मानते हैं कि दोनों बराबर होते हैं। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ जब लोग लड़कों की चाहत में, कई लोग 7-7 8 लड़कियां पैदा करते थे। आज हम मेरी जैसे दोनों लड़कियां हैं, मैंने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की मुझे कोई लड़का चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जो कास्ट बेस जो इनइक्वलिटी थी कि साहब जो है ये ब्राह्मण है तो बड़ा सुपीरियर है, ये शूद्र है तो बड़ा नीचे है, ये अछूत है तो इसको छूना नहीं है। जब सबको मौका मिला तो लोगों ने देखा कि साहब ये तो आर्टिफिशियल है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो ब्रिलियंस है वो कहीं से भी आ सकती है, किसी भी कास्ट से आ सकती है। यही चीज़ रेस के साथ हुआ, जहाँ पे अब से मुश्किल से 50-100 साल पहले जब हिटलर का समय था तो वो तो जो ब्लैक्स हैं उनको तो वो इंसान ही नहीं मानता था, वो तो मानता था कि वो गोरिल्ला हैं, वो बेसिकली उस लेवल पे हैं। इंडियंस के बारे में कहते हैं इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस लेवल पे बातें होती थी। लेकिन आज जब इंडियंस को मौका मिला तो आज वो बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओस हैं, ब्लैक्स अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो अब ये धीरे धीरे करके जो 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 मॉडर्न वैल्यूज़ हमारे आए हैं, ये वैल्यूज़ हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से एक बेटर सोसाइटी बनाने में मददगार हैं। और जो धर्म के जो वैल्यूज़ हैं ये जो वो बहुत ही आउटडेटेड हो गए हैं, और धर्म के हिसाब से चाहे जो ड्यूटीज़ थी, रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, लेडीज़ की जो ड्यूटी थी, औरतों को ये करना चाहिए, आदमियों को ये करना, ये सब बिल्कुल आउटडेटेड हो गए हैं। और जो रीज़न है वही धीरे धीरे करके प्रिवेल कर रहा है, और लोग जो धर्म को फॉलो भी करते हैं वो भी धर्म के वैल्यूज़ को छोड़ करके वो इन कॉस्मोपॉलिटन और मॉडर्न वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो गांव में भी हैं, या हम ही लोग गांव से ही आते हैं, तो हम लोग भी ठीक है, जो लोग धर्म को फॉलो भी करते हैं अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को IAS ऑफिसर बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं,
नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल, बताइए। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। कोई धर्म ग्रंथ से तो नहीं आ रहा है वो, हम्म ये कहीं ना कहीं हमें वेस्ट से आया, वेस्ट ने भी कहीं ना कहीं रीजन से सीखा। हम्म डेमोक्रेसी को आप देखिए, ये भी तो कोई हमारी वैल्यूज नहीं थी, हम्म ये भी तो हमने कहीं ना कहीं से सीखा ना। लेकिन आज ये हमारे यहाँ पे इतनी डीप रूटेड हो गई है, और इसके चक्कर में आप देखिए कि हर एक आदमी किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है। हम ई गवर्नेंस की स्पेस में अगर बात करें कि ये सब भी बहुत नया है, गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग ही बहुत नई है, एज अ कंट्री वाइड गवर्नेंस की बात, और उस पे आ गया ई गवर्नेंस का। सो ये सारी अभी बहुत नई चीज़ें हैं जिनको हम सब सारे लोग फेमिलियर हो रहे हैं। बट आपको क्या लगता है कि ई गवर्नेंस से करप्शन कम हो रहा है? हाँ नहीं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द बेटर किया है। मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको कि 1987-88 के आसपास तक जो है, अगर आप ट्रेन में टिकट बुक कराने जाते हैं तो मैनुअल हुआ करता था। तो आप साहब क्यू में लगते थे, वहाँ पे एक रजिस्टर होता था, रजिस्टर में लिखा रहता था कि भाई इस ट्रेन में, इस बोगी में, इस दिन में कितनी सीट्स हैं। आप जाएंगे, क्लर्क बोलेगा साहब कोई सीट अवेलेबल नहीं है, आपने 10 रुपया 20 रुपया उसको दिया, वो सीट निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया जिसमें कि ऑनलाइन बुकिंग आप करेंगे। पहले तो हम लोग काउंटर पे जाके बुक करते थे, उसके बाद में अब ऑनलाइन बुकिंग हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग जो हैं उन्होंने टिकट बुक कराने के लिए कभी पैसा दिया? नहीं दिया। आप ऑनलाइन बुक कराते हैं। बिल्कुल। उसी तरीके से पहले बिजली का बिल जमा करने जाइए, बिजली का कनेक्शन लीजिए, पैसा देने पड़ते थे। टेलीफोन के कनेक्शन के लिए पैसे देने पड़ते थे। उसके अलावा अगर आप देखिए तो इनकम टैक्स का रिटर्न जैसे होता था, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, वहाँ पे साहब आपको रिटर्न जो होते थे, अगर आपका कोई रिफंड आना है तो रिफंड साहब आपका वो चेक लेकर के बंदा आएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। कोई भी आदमी कभी भी इंक्वायरी कर सकता था, कोई भी इनकम टैक्स का ऑफिसर नाराज़ हो गया, आपकी फाइल खोल के बैठ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 99% से ज़्यादा जो असेसमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक असेसमेंट होते हैं, रिस्क बेस्ड असेसमेंट होते हैं, जिसमें आप अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको शायद पूरे कैरियर में 30-35 साल में एक बार भी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी फेस नहीं करना पड़े, है ना, क्योंकि सब के सब सिस्टम असेसमेंट से हो जाते हैं। आपने खुद असेस किया जो भी ड्यूटी पे की, कस्टम्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। तो आपको एक्चुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डील ही नहीं करना पड़ रहा है। आप देखिए पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस, आप देखिए कितना स्मूथ हो गया है पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस जो है। उसमें पहले जो करप्शन था किस हद तक कम हो गया है, जो लोग पहले से डील करते हैं अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ई गवर्नेंस ने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और डेफिनेटली आज भी ला रहा है। आज भी देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उसका भी इस्तेमाल धीरे धीरे करके गवर्नमेंट में होगा, उससे और ज़्यादा एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने बहुत किया, खासतौर से भारत सरकार ने तो बहुत ज़्यादा किया है। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हुआ है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा हुआ, कुछ में कम हुआ है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी किया और उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी 1990 के आसपास में, तो टोटल जो टैक्स रेवेन्यू था हमारा वो कस्टम एक्साइज और इनकम टैक्स मिला करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था वो करीब 70,000 करोड़ का हुआ करता था। अच्छा। और हमारी जो मैन पावर थी दोनों डिपार्टमेंट की मिला के 2 लाख के आसपास में थी। आज जो हमारा रेवेन्यू है जो सेंट्रल स्टेट का मिला कर, मतलब दोनों डिपार्टमेंट का मिला करके, दैट मस्ट बी इन द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 30 to 40 लाख करोड़, है ना। और आज हमारे पास उससे कम लोग मिलके उसको मैनेज कर रहे हैं, जितनी हमारी तब स्ट्रेंथ थी उससे कम स्ट्रेंथ है। सब टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल किया। उसके अलावा रेट्स कम हुए, ऐसा नहीं कि रेट बढ़ा के किया। उस समय अगर हमारा पीक रेट 100% होता था तो आज शायद वो हम 20% चार्ज कर रहे हैं। इनकम टैक्स का पीक रेट अगर 40% होता तो आज 30% है या उससे भी कम है। हमने कम रेट लिया और हमने रेवेन्यू को 100 गुना कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे हुए हैं और उसका सारा बेनिफिट आपको दिखाई देता है कि साफ सड़कें बन रही हैं, लोगों को घर पे पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं से तो आता है ना। जो रेवेन्यू हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है तभी तो पैसा जो जा रहा है वहीं से आ रहा है। तो इंडिया का डेवलपमेंट भी देखिए, हम लोग ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, जल्दी 3rd लार्जेस्ट भी बन जाएंगे। पर परचेज पावर पैरिटी में अगर आप देखें तो आप ऑलरेडी 3rd हैं।
तो इस तरीके से अगर आप देखें तो डेफिनेटली ग्रोथ हो रहा है, और इंडिया इज इवन टुडे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड, और इवन अभी तो हम चाइना से भी ज़्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो अच्छी चीज़ें उसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को क्रेडिट भी देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स नहीं लेती तो शायद हम उतना तेज़ राइज नहीं कर सकते। नहीं हो पाता। क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूथ ऑफ द कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फियर है हमारे इन ब्रिंगिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन रियल क्विक, फियर सबके पास अपने अपने हैं, बट आप क्या कहोगे कि हम उन फियर्स का क्या करें जो कि हमारे लिए बेड़ियां बन जाते हैं? आपकी बात बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत बहुत क्लियर है और बहुत प्रॉमिसिंग है, बट अगर वो मुझे एक्शन तक नहीं लेके जा रही है तो आपका इतना समझाना फीका पड़ जाएगा, यू नो, और वो होने के लिए मेरा फियर आएगा बीच में, फियर ऑफ द अननोन। सो व्हाट कैन आई डू? देखिए, एक तो आप वो फेमस वर्ड सुने होगा, डर के आगे जीत है, वो तो आपको मालूम ही है कि डर के आगे जीत होती है। अगर आप डर गया, जो डर गया समझो मर गया, है ना। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि हमें जो क्रिटिकल थिंकिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना। देखिए एक प्रोबेबिलिटी जो होती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए पानी बरसना है, मौसम विभाग कह रहा है अभी 10% चांसेस हैं और किसी दिन कहता है 90% चांसेस हैं, तो दोनों केसेस में हो सकता है पानी बरसे या हो सकता है पानी ना बरसे, क्योंकि 10% है तभी बरस सकता है, तभी तो 10% है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आपके 90% चांसेस होते हैं तो आप ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, आप छाता लेके चलेंगे या शायद उस दिन आप बाहर नहीं जाएंगे, जो भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वर्ष के लिए आप तैयार हैं, भाई वर्ष क्या होगा, भाई वर्ष ये होगा कि आप छोटे से घर में रहेंगे, हो सकता है आप मोटरसाइकिल ड्राइव करें, छोटे से गाड़ी से जाएं, है ना, भूखों तो नहीं मरेंगे ना। भूखों तो आजकल जो गांव में रह रहा है उसको भी फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में घर मिल रहा है कि नहीं। हाँ। तो लूज करने को क्या है आपके पास में। लेकिन ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि लाइफ का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि जो आपके अंदर काबिलियत है, जो आप बन सकते थे और जो कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो अगर मुझे पछतावा भी होना है तो पछतावा इस बात का होना चाहिए कि चलो मैंने मेहनत की, मैं सक्सीड नहीं किया, ठीक है, मैं शायद बेटर कर सकता था, लेकिन इस बात का पछतावा नहीं हो कि मैंने किया ही नहीं। तो मैंने किया, मैंने अपना बेस्ट दिया और बाकी जहाँ तक मुझे पहुँचना था पहुँच गए। और देखिए ज़िंदगी में कोई फेल नहीं होता, ये मैं आपको बता दूँ। कोई भी अगर आदमी सोचे तो कोई फेल नहीं होता। मान लिया कि मैं 1 मिलियन कॉपी सेलर बनना चाहता था एज एन ऑथर, है ना, मैं चाहता था भाई मेरी 1 मिलियन कॉपी बिके, दुनिया में लोग मुझे जाने। चलो मिलियन नहीं बिकी, 10,000 ही बिकी तो क्या मैं फेलियर हूँ? अगर मैं 10,000 तक भी पहुँच गया या 5,000 तक भी पहुँच गया, वैसे मेरी 1 लाख करीब बिकी है मान लो, तो मैं कम से कम 99.9% लोगों से तो बेटर पहुँच गया ना। भाई कितने लोग किताबें लिखना चाहते हैं, बेचारे लिख ही नहीं पाते, कितने लिख पाते हैं उसके बाद छपती नहीं है, छप जाती है बिकती नहीं है। भाई मैं कहीं ना कहीं तो पहुंचा, मैं टॉप पे नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं तो पहुंचा, तो फेल्योर कैसे हुआ? मैं अगर मान लीजिए एक बिजनेस करता हूं, अब मैं नहीं बन पाया, मान लीजिए अंबानी जी की तरह $100 बिलियन नहीं भी कमा पाया, तो मान लीजिए कि मैं 1 करोड़ ही कमा पाया या 50 लाख ही कमा पाया, उतना ही मैं, तो क्या मैं फेल हूं? मेरी जरूरतें तो पूरी हो रही ना। खा तो वो भी यही दाल चावल रहा होगा जो मैं खाता हूँ। भाई ठीक है, वो इतने बड़े घर में रहता है, मैं हो सकता है 1 बेडरूम 2 बेडरूम के घर में रहूँ, जिंदगी तो मेरी भी चली रही है। तो फेल्योर, अगर आप मेहनत करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप हो सकता है कि आपने जो एम किया था वहां तक ना पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे तो है ही, जहां है उससे तो ऊपर ही पहुंचेंगे। आप अगर मेहनत करेंगे एग्जाम में 100 में 100 नहीं आएंगे, लेकिन 100 में 50 तो आएंगे, 60 तो आएंगे, 25 तो आएंगे, 0 से तो बेटर ही आएगा ना। अगर आप एग्जाम देंगे नहीं तो 0 पे रह गए आप। हाँ, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो कोशिश इसीलिए ना, फियर आपको ये मैं नहीं कहूँगा कि आप सारा रिस्क ले लें, लेकिन ठीक है, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी आपके अंदर काबिलियत है, तो आप सड़क पे तो नहीं रहने वाले हैं, आप कुछ ना कुछ तो कमाई खा लेंगे। हाँ ठीक है, सोसाइटी की नज़रों में हो सकता है कि आप यहाँ पहुँच सकते थे, हो सकता है वो CEO को ज़्यादा वैल्यू करती हो कि उसकी 10 लाख कमाई है, ये बंदा 85,000 कमा रहा है। अरे 50,000 में भी मैं बढ़िया तरीके से रह सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, नहीं। तो ये चीज़, ये तो आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि लाइफ में इससे बड़ा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है
जब आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, बिल्कुल जो आप करना चाहते हैं कर रहे हैं, अगर आप वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बना दो, अगर आप मुझे चीफ सेक्रेटरी या कलेक्टर बना दो, उसमें वो मज़ा नहीं है जो ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने में और वो करने में जो आप दिल से करना चाहते हैं। और उसके लिए ये हार्ड स्टेप्स लेने होते तो हैं। लेने पड़ेंगे हार्ड स्टेप इसलिए लगते हैं कि लोगों को हार्ड स्टेप, जैसे मुझे तो कभी हार्ड स्टेप लगा ही नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे तो मेरे लाइफ में हार्ड तो इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होगा। हाँ, वो हार्ड normal इसलिए नहीं, होगा हाँ। क्योंकि या इट्स नॉट मतलब नॉर्मल, वो तो इट इसलिए इज वो hard लगता है। अनकन्वेंशनल, इट इज अनकन्वेंशनल, रिस्क रहता है। Yeah. और लेकिन फिर भी मजा है उसमें, क्योंकि आप अपनी हिसाब से कर रहे हैं। उसका मजा, उसका एडिक्शन तो जो जो स्वाद जगता है वही उसी वही को समझ सकता है। सही बात है। बिल्कुल।